पॉलिटिकल पार्टी ने यह फैसला किया है, यह गंडापुर साहब का क्लेम है। पॉलिटिकल पार्टी के सोर्सेज कहते हैं जी हमने यह फैसला नहीं किया, बल्कि अलीमा खान कहती है हमें तो यह कहा गया था कि एमपीएस सारे लेकर अडियाला के बाहर आ जाएंगे और हमें वादा किया गया था। बल्कि अलीमा खान साहब का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा हमने खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर से भीख मांगी, बहुत मिन्नतें की कि अगर वो इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे तो आप अडियाला के बाहर आ जाएं। स्पीकर का फोन आया कि पास है या पेश है। मैंने कहा कि आप अडियाला के बाहर क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, फिर भी वो लोग नहीं आए। अब ये अलीमा खान साहब का स्टेटमेंट है। तो एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल कमेटी के कहने पे किया, पॉलिटिकल कमेटी के लोग परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे। वो कह रहे हैं जी हमने तो ये तय नहीं किया था, हम तो ईरान के ऊपर मीटिंग कर रहे थे 22 तारीख को और तय हुआ था कि अडियाला जाएंगे, मुलाकात की कोशिश करेंगे और आखिरी टाइम पे हमारे पास 30 तारीख तक के लिए वक्त है, हम बजट बाद में पास कर लेंगे। लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने उल्टा जो लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं उन्हें गद्दार करार दे दिया, उन पर फतवे लगा दिए और उन्होंने कहा कि सुन लें, जब तक हम जिंदा हैं किसी का बाप भी माइनस इमरान खान नहीं कर सकता, हमारी डेड बॉडी से गुजरकर माइनस होगा। देखिए डेड बॉडी का जिक्र अली अमीन गंडापुर साहब बहुत मर्तबा पहले भी कर चुके हैं। 2 मर्तबा लड़ाई का मौका आया, या लड़ाई का मौका क्या कहें, डट के खड़े होने का मौका आया, या जान देने का मौका आया, या मार खाने का मौका आया, या गिरफ्तार होने का मौका आया। इन दोनों मौकों पर अली अमीन गंडापुर साहब ने मौका दाया कर दिए। एक मर्तबा वो पहाड़ों पे चढ़ गए और क्रॉस करके निकल लिए, दूसरी मर्तबा वहां पे लाशें छोड़ के अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक में जिन लोगों को अपने साथ लेकर गए थे उनकी लाशें वहां छोड़ के वहां से निकल लिए। तो ये दोनों मर्तबा जो अली अमीन गंडापुर साहब ने किया, उसके बाद जब वो कहते हैं ना कि हमारी डेड बॉडी से गुजर के ये होगा तो वो होगा, तो उसके अंदर जान अब नजर नहीं आती। क्योंकि जब आप बार बार ऐसी चीजें करते हैं तो फिर लोगों को उसके ऊपर यकीन आना जरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुराद सईद साहब का भी एक ट्वीट है इस सिचुएशन में। मुराद सईद साहब क्या कहते हैं, ये इमरान खान साहब के वफादार साथियों में से एक हैं। इनका प्रॉब्लम यह है कि ये सामने आ नहीं सकते। वजह यह है कि ये सामने आएंगे तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके इमरान खान साहब को एक और मामले में लपेट दिया जाएगा मुराद सईद साहब के जरिए से। यानी चंद लोग ऐसे हैं जिनको पकड़ा जाएगा और पकड़ के इमरान खान साहब पे उनके साथ मुकदमे बनाए जाएंगे। वो इमरान खान साहब के लिए नई मुसीबत बन जाएगी। उसमें एक मुराद सईद हैं, कासम सूरी हैं, ये 1-2 और लोग हैं पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान के अंदर। इन लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि इनकी गिरफ्तारियां इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि इनकी हों, नए मामला और मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब मुराद सईद कहते हैं कि जब इमरान खान की वादे हदायत मौजूद हों तो वही पॉलिसी है, इस पर अमल दरामद सब पर लाजिम है। इमरान खान की हदायत की मौजूदगी में किसी के बयान की क्या जरूरत बाकी रह जाती है, और जब खान की हदायत से रोगर्दानी हो सकती है तो मेरी क्या हैसियत है। यानी इनके ऊपर तनकीद हो रही है कि आप क्यों नहीं बोलते, ये क्या हो गया, बजट पास हो गया। उन्होंने कहा जी मेरी हैसियत क्या है, जब इमरान खान की बात नहीं मानी तो मेरी बात क्या माननी है। एक्चुअली वो ये पैगाम दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जिस चीज़ को जिम्मेदारी सौंपी गई वो जिस ग्रुप का भी हिस्सा तस्वुर होता है, हर एक को मुकम्मल खलूस और दयानतदारी से मैंने सपोर्ट किया है। और मिनरल बिल से लेके बजट से लेके एहतजाजी तहरीक तक हर जगह पे वो बता रहे हैं जी कि उन्होंने आवाज़ उठाई है और जो कुछ अपनी बिसात में था वो कहते हैं जी मैंने किया जितना मैं कर सकता था। बार बार तफसील से बयान कर चुका हूँ। और जिनकी ये सोच है कि मैं किसी घनावनी उम्मीद पर छुपा बैठा हूँ, तो टाउट सहाफ़ियों के बयानात की गवाही है कि उनके मालिकों को क्या दरकार है। फिर आखिर में एक जुमले में ये जो मैंने पहले बात की है ना, उसकी तस्दीक की मुराद सईद साहब ने कि मेरे कंधे पर बोझ सिर्फ मेरे सर का नहीं है। बस ये इतनी सी बात है कि अगर गिरफ्तार किया जाता है मुराद सईद को तो लपेटा जाएगा इमरान खान को। इस तरह और लोग भी हैं जिनमें अगर कासम सूरी को गिरफ्तार किया जाता है तो गद्दारी का मुकदमा चला के आइन से बगावत का या आइन शिकनी का, उसमें इमरान खान साहब को लपेटा जाएगा। इस पर आपको याद होगा कि काजी फायद ईसा साहब बड़े गर्म थे कि पकड़ो जी कासम सूरी को पकड़ो, इसको पकड़ो। 2-4 लोग ऐसे हैं जिनमें इमरान खान साहब को लपेटने की कोशिश की जा सकती है। बाकी लोग जो हैं वो ज़्यादातर कंप्रोमाइज़ हो गए थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी तब्दील कर दिया, लिहाजा उनकी बचत हो गई। नाज़रीन, शहजाद अकबर साहब ने जो है वो खबरदार किया अली अमीन गंडापुर साहब को और उनकी फैमिली के अरकान को। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब ने आपको फारिग कर दिया ना तो फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट भी मुंह नहीं लगाएगी, क्योंकि इमरान खान के साथ आप रेलिवेंट हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को आपकी ज़रूरत है। जब आपको फारिग कर दिया और इमरान खान किसी और को सामने लाएगा तो फिर एस्टेब्लिशमेंट उसको मुंह लगाएगी, उससे बात करेगी और सेक्टर कमांडर वगैरह भी आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, ये शहजाद अकबर साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बचाने की आप बात करते हैं तो इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कोई टके का फ़ायदा नहीं है। और हुकूमत है कौन सी, आपकी इख्तियार है कोई नहीं, इमरान खान को टके का फ़ायदा नहीं है। तो ये बड़ी सख्त बातें हैं जो शहजाद अकबर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बताएं कि जनाब ईजी हो जाए। नाज़रीन, पहले आपको मैं आज का एक बहुत बड़ा लतीफ़ा सुना देता हूँ और ये बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा है, इसको ज़रा आप सुनिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है, यहाँ से एक ट्वीट होता है, वो बताते हैं कि हमने जनाब एक मीटिंग की है
और हम मदरसे में गए, वहां पे हमने बच्चों को बताया कि वोट डालने की अहमियत, वोट कैसे डालने और कैसे करना है। ये इलेक्शन कमीशन के कारनामे चेक करें आप। पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन का बेड़ा गर्क करके भट्ठा बिठा के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान छीन कर अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहा और जाके मदारिस में बच्चों को बता रहा है कि जनाब बदीन में कि जनाब आपने वोट कैसे डालना है। अंदाजा करें आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो असल काम है वो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तानियों को सारा पता है, सारा शऊर है, सोशल मीडिया पे हर चीज मिल जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जो उसका काम है वो काम नहीं किया। इस किस्म के लतीफे ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो एक और खबर है नादरीन, और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसके बारे में आप बताया दोबारा से, बार बार ये खबर हम आपके सामने रखते रहे हैं। और जिस वक्त ये चीनी को पाकिस्तान से बाहर भेज रहे थे, हमने तब भी आपको बताया था कि ये दाव मार रहे हैं, इसमें ये कमीशन खाएंगे, पैसा बनाएंगे, फिर इनको चीनी वापस मंगवानी पड़ेगी। अब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि चीनी की इस वक्त जो कीमत है रिटेल वो 210 रुपए फी किलो है, और अब इस कीमत से 80 रुपए फी किलो या 61% ज्यादा है। यानी जो कीमत इसकी होनी चाहिए थी उससे 80 रुपए किलो महंगी चीनी इस वक्त बिक रही है। जब हुकूमत ने चीनी की बरामद की इजाजत दी थी, यानी जिस वक्त हुकूमत ने कहा ना चीनी पाकिस्तान से बाहर भेज दो, तब 80 रुपए किलो सस्ती थी, और जब बाहर भेजी जा रही थी उसके बाद अब 80 रुपए किलो महंगी है। यह फायदा किसको हुआ? माफिया को। फायदा दिया किसने? माफिया ने। हुकूमत जो है वो उन्हीं लोगों की है जो चीनी की मिलों के मालिक हैं। जरदारियों की मिलें हैं, यानी पीपल्स पार्टी वालों की हैं, PMLN वालों की है, शरीफ खानदान की अपनी मिलें हैं, उसके अलावा कुछ और बड़े बड़े लोग हैं, ये तरीन साहब की मिलें हैं, कुछ ऐसे जो अस्करी इदारे हैं उनकी भी कहते हैं जी उनकी भी मिलें, और मिलें तो सारी उनकी हैं, तो इंजॉय तो वो लोग करेंगे। अब इसमें वो जो कह रहे हैं कि जी 61% मुनाफा अब इसके ऊपर कमाया जा रहा है। अब चीनी की कमी का सामना हो गया, पहले चीनी बाहर भेज दी, उसके ऊपर कमीशन खा लिया, अब चीनी वापस मंगानी है, जितनी भेजी उतनी वापस मंगानी है। अंदाजा करें आप, फिटे मुंह कहने को दिल नहीं करता आपका। यानी इनकी आप हरकत चेक करें कि जितनी चीनी पाकिस्तान से बाहर भेजी उतनी ही चीनी पाकिस्तान में वापस मंगवानी पड़ेगी। भेजते हुए भी कमीशन, मंगवाते हुए भी कमीशन, और डाका डलेगा अवाम की जेब के ऊपर। कितना? 80 रुपए किलो। मैं निकाल के आपको बताऊंगा डाटा कि इन्होंने कैसा पैसा कमाया है। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस तरह शुगर मिल मालिकान को हुकूमत के चीनी बरामद करने के फैसले से ज्यादा मुनाफा हुआ, और अब हमें यही चीनी दोबारा दरामद करनी पड़ेगी, जिससे मुल्की ज़र मुबादला का नुकसान होगा। मुल्क का नुकसान होता है तो हो, माफिया को पैसे कमाने चाहिए, और ये मिफ्ता इस्माइल साहब बता रहे हैं। अब आए नादरीन, ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से जो एक खबर है मेरे पास। नादरीन ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूं ना, ये CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है, और ये खबरें जो उन्होंने दी है अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के इब्तदाई जायजे के हवाले से उन्होंने दावा किया कि यह खबर सामने आई है, और ये दावा बाद में तब्दील भी हो सकता है, लेकिन इब्तदाई जायजा है तो उसमें वो कुछ चीज़ें ऐसी बता रहे हैं, बाद में शायद वो कवर अप करें। लेकिन रिपोर्टें ऐसी सामने आई हैं जिनके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बायस मुल्क के जौहरी प्रोग्राम के अहम तरीन हिस्से तबाही नहीं हुए, और मुमकिना तौर पर इस हमले के बायस ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीने पीछे चला गया, यानी 1-2 महीने, आप समझे 3 महीने पीछे चला गया। तो ईरान का जो जौहरी तनसीबात हैं उनका कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ जिसकी वजह से ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसके अंदर कोई बड़ा खलल पैदा हो जाए। अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की इब्तदाई जायजे की रिपोर्ट है, और ये CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको शाया किया है।